गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है द चैंपियंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बताइए आप सभी लोगों का तैयारी कैसा चल रहा है। तैयारी सभी लोग का हो गया होगा कंप्लीट। अब जो है हम आप लोगों को बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं ये बातें जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। इससे पहले सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ और लाइक कर लेंगे वीडियो को, ठीक है। और जो है यदि आप लोग नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि जो है आपको अगली क्लासेस जो हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण चीज़ें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इसके लिए जो है आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग की तैयारी बढ़िया हो गई होगी, कंप्लीट हो गया होगा। उसको रिवीजन के तौर पर आप लोग के लिए मैंने संपूर्ण राज व्यवस्था मतलब पॉलिटी का जो है एक ही क्लास में लेकर के आया हूँ, जिसको हम क्या करेंगे, कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे एक ही वीडियो में, ठीक है। आज जो है कंप्लीट करने का पूरा प्रयास रहेगा हमारा। हम पूरा इसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। मध्य प्रदेश पुलिस एग्जाम चल रहा है, इसी के लिए हम क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो बताइए आप लोग का जो है तैयारी तो बढ़िया हो गई होगी। चलिए आप और हम मिलकर इस क्लास को कंप्लीट करेंगे। आप लोग जो है जल्दी से सेशन को शेयर कर दें और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं और आप लोग जो है हमारे साथ आंसर करते चलेंगे कि आंसर क्या आते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को एक महत्वपूर्ण बात बताने की बात कही है, तो चलिए मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात ये बताना था कि आप लोग का जो है एग्जाम में अभी क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मैं आप लोगों को समझा दूं एक शॉर्ट लैंग्वेज में कि आपके जो है ये मध्य प्रदेश पुलिस एग्जाम चल रहा है ना दोस्त, ये डेली इम्प्रूवमेंट हो रहा है। डेली क्वेश्चंस के थोड़ा थोड़ा करके 10-10% करके क्या हो रहा है, बढ़ रहा है लेवल, ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है। पूरे 100 क्वेश्चंस है तो मान लीजिए 10 क्वेश्चंस इम्प्रूवमेंट डेली के हो रहे हैं। तो जिसमें आपका मैथ और रीजनिंग तो सभी लोग और आप लोग सभी में लोग जो हैं क्या कर लेंगे, उनको अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। सभी से आ जाता है, बन जाता है ये चीज़ें। लेकिन आप लोग का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो कि आपको 70+ लाना है। क्या लाना है दोस्त सॉरी। यदि आप लोग को भी 70+ मार्क्स लेकर के आना है, 70+, 80+ मार्क्स यदि आपको लाना है, तो आपका महत्वपूर्ण भूमिका रखता है आपका क्या, जीके। जीके और जीएस, ठीक है। ये आपका जो है इन नंबरों तक लेकर के जाता है, ठीक है। 70+ या 80+ जो है आपका कौन सा लेके जाता है दोस्त, तो आप लोगों को जो है क्या लेकर के जाता है, तो हाँ, आप लोग को समझ में आ गया क्या लेकर के जाता है। तो जीके जीएस जो है आप लोग को कहाँ पहुंचाता है, 70+, 80+ पहुंचाता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अभी तक के जो हमने एनालिसिस किए हैं सारे शिफ्ट का जो है कि किस प्रकार से इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं, उनको ध्यान में हमने रखते हुए जो है आज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं क्या, संपूर्ण राज्य व्यवस्था पॉलिटी के क्वेश्चंस जो हैं अभी आपके एमपी पुलिस एग्जाम में पूछे जाने लग गए हैं। मैंने आपको जो है एनालिसिस जब फर्स्ट वीडियो डाला था एनालिसिस का, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा जिसमें फर्स्ट 12 या 13 शिफ्ट कर रहा है। उसमें जो मैंने आपको बताया था किसके बारे में, लोक नृत्य और संगीतों के बारे में मैंने आपको बताया था। शास्त्रीय नृत्य जो है इनके बारे में मैंने आपको क्या किया है, पढ़ाया हुआ है। तो उसको आप जरूर देखिएगा, वहां से क्वेश्चंस अभी भी जारी है। कंटिन्यू आपको डेली 2 से 3 क्वेश्चंस वहां से आपको देखने को मिल जा रहे हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, तो जैसे अभी पूछे जा रहे हैं घराने से, किससे, संगीत घराने। अभी जो है किससे, संगीत घराने। इसको एक काम करते हैं, पूरा इसको मिटा करके मैं दूसरे जगह आप लोग को बता रहा हूँ, एक स्लाइड ले रहा हूँ, ठीक है।
तो ध्यान दीजिएगा। आप लोग का जो है दोस्त, कहाँ से पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग को ध्यान होना चाहिए संगीत घराने से। किससे पूछे जा रहे हैं? संगीत, संगीत घराने से। संगीत घराने जो हैं ये कहाँ कहाँ से हैं, इससे क्वेश्चंस आपके क्या हो रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, पढ़ लेना है। क्या करना है दोस्त, पढ़ लेना है। ठीक है, और आप लोग को जो है मैं बता दूं, संगीत घराने हो गए, और इसके अलावा जो है यहाँ पर मैं थोड़ा सा छोटा छोटा लिख करके आप लोग को अच्छे से समझा देता हूँ। इनको आप लोग क्या करिएगा, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। मैं एक एक करके जो 10-11 टाइप हैं जहाँ से चैप्टर से पूछे जा रहे हैं, उनको मैं यहाँ पर आप लोग को लिखवा रहा हूँ, तो उनको आप लिख लीजिए। वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्या किए जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर आपको अच्छे से दिख नहीं पाएगा दोस्तों, एक सेकेंड ना। हम्म यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आएगा। लिखिएगा, लोक नृत्य, इनको पढ़ के जाइएगा अभी जिनका एग्जाम होना है। लोक नृत्य, लोक नृत्य से पूछे जा रहे हैं। दूसरा आपके कहाँ से पूछे जा रहे हैं, संगीत घराने। संगीत घराने मैं अभी आपको पढ़ा दूंगा, संगीत घराने। इसको अगली क्लास में, इस क्लास में तो ये हमारा पॉलिटी का चैप्टर है, तो हम पॉलिटी बताएंगे। ठीक है, तो ये वाला याद कर लीजिएगा, संगीत घराने। इसके बाद जो है आपका आ जाएगा कौन सा, आपका पूछा जा रहा है नदियों से, कि कहाँ से उद्गम हुआ है, कहाँ पे जाके विलय होता है, किस किस राज्य से, कौन से नदियां पे कौन से देश, मतलब कि सॉरी, कौन से नदियों पे कौन सा शहर बसा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चौथा जो है मैं आपको बता दूं कौन सा पूछा जा रहा है दोस्त, पुस्तकें। आप पुस्तकें भी पढ़ लेंगे, जो अभी आपके जिनके आगे एग्जाम है ये भी पूछे जाएंगे, आपके पूछे भी गए हैं। ठीक है, सॉरी। फिर आपको याद रखना है युद्ध, युद्ध कौन कौन से हुए हैं, प्लासी का युद्ध, तराइन का युद्ध, ठीक है, बक्सर का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, ये सारी चीजें पूछे जा चुके हैं। बक्सर का भी नहीं पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है और इनको क्या करना है, याद कर लेना है। ठीक है, डेली आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं किससे, बैंक शब्दावली से। किससे दोस्त, बैंक शब्दावली। ये किसका चैप्टर है, तो ये आपका है इकोनॉमी का है। किसका है दोस्त, इकोनॉमी का है, आपको ध्यान रखना है। बैंक शब्दावली, सॉरी, किसका है, इकोनॉमी का है। इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा। इकोनॉमी की जो क्लास हुआ है अर्थव्यवस्था का संपूर्ण, उसमें मैंने इसको पूरा पढ़ाया हुआ है, तो इसको आप वहां से देख लीजिएगा। एक एक पूरा क्लास अंतिम तक देखिएगा, पूरे चीजें मैंने एकदम डिटेल में समझाया हुआ है। और जो है बेसिक डिटेल देखना है उसका, तो आप देख लीजिएगा उसका बेसिक डिटेल जो मैंने एनालिसिस कराया है दूसरे नंबर का, उसमें आपको पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और आपको इसमें पूछा जा रहा है जैसे कि सल्तनत काल हो गया, सल्तनत काल, सल्तनत काल, सल्तनत काल, और जैसे कि मुगल काल हो गया। इनसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इनको आपको क्या करना है दोस्त, अच्छे से रट लेना है। क्या कर लेना है, रट लेना है, नहीं है, पढ़ लेना है अच्छे से। क्या कर लेना है, पढ़ लेना है। आठवां जो मैं आपको बता दूं पूछा जा रहा है, जैसे आठवें में मान लीजिए आपसे पूछा जा रहा है क्या चीज, गुफाएं। गुफाएं भी आपको क्या करना है, गुफाएं, गुफाएं आपको ध्यान रखना है। फिर जो है आपको क्या पूछा जा रहा है, गुफाओं के बाद आपसे पूछा जा रहा है क्या, कृषि क्रांतियां भी आ रहा है दोस्त। कृषि, कृषि क्रांतियां क्या आ रहा है, कृषि, कृषि क्रांतियां भी पूछा जा रहा है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सी कृषि जो है, कौन सी क्रांति का जो है, ठीक है। और इसमें फसल, इसमें जो है फसल भी पूछा जा रहा है, कौन सा रबी का फसल है, कौन सा है, फसल उत्पादन कब किया जाता है। ठीक है, रबी की फसल, खरीफ की फसल, ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, आप लोग को जो है श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, ये सारी चीजें पूछा जा रहा है दोस्त। इसको आपको क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला जो है मैं आपको बता दूं, अभी जो है मुख्य न्यायाधीश से क्वेश्चन पूछा गया था। किससे, मुख्य न्यायाधीश। तो मुख्य न्यायाधीश से सारे चीजें आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश के भी और कहाँ के, आपके जो है भारत के भी जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, दोनों के आपको पढ़ लेना है अच्छे से। तो ये सारी चीजें, तो ये आपका पॉलिटी स्टार्ट हो गया है। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए क्या लेकर के आया हूँ दोस्त,
पॉलिटी का संपूर्ण रिवीजन क्लास है, मान लीजिए आपका। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये चीजें तो आप लोग को पता हो गया। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? आज हम पढ़ने जा रहे हैं संपूर्ण पॉलिटी। क्या पढ़ने जा रहे हैं? संपूर्ण पॉलिटी। ठीक है, एक ही वीडियो में आज भी क्लास है, पूरा कंप्लीट कर देंगे, जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। आप लोग जो है एंड तक हमारे साथ रहें, तो आप लोग को जो है ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, एक बार आप लोग सेशन को फिर से शेयर कर देंगे, जल्दी से सेशन को शेयर कर दें। और दूसरी चीज़ की आप लोग जो है जो नए जुड़े हैं अभी, वो सब लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, पहले सब लोग ये करिए, ताकि जो है आपको अगली क्लास नोटिफिकेशन के थ्रू मिलना चाहिए। सब लोग जो है क्लास को जो है सब्सक्राइब कर लें, जो नहीं किए हैं, और जो किए हैं नहीं किए हैं सारे लोग क्लास को क्या कर लेंगे, शेयर कर देंगे। ठीक है, सब्सक्राइब करना जरूरी है सब लोग को। ठीक है दोस्तों, चलिए बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो है आपको अगली क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये रहा आज का आपके सामने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पहला नंबर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बताइए इसमें क्या होगा? भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति निहित है। किसको निहित है? जल्दी से आप मुझे बताएंगे, बताइए। तो इसमें जो है आपका आंसर आ गया होगा। कौन सा होगा? संसद में। किसमें होता है दोस्त शक्ति? तो इसमें जो है शक्ति किसमें होता है? तो शक्ति जो है किसमें होता है दोस्त? संसद में होता है। किसमें होता है? संसद में। तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, संसद में होता है। ठीक है, चलिए अब जो है आपको ध्यान देना है। यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, जैसे कि 72 में क्या दिया है? आर्टिकल 72 में क्षमादान की शक्ति दी हुई है। क्षमादान की शक्ति किसके? राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति के जो है राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति किसमें दिया हुआ है? आर्टिकल 72 में। ठीक है, 123 में क्या दिया है? तो अध्यादेश, इसको याद रखना है। क्या रखना है दोस्त? अध्यादेश जारी करता है। इसको आपको क्या रखना है? याद रखना है, आर्टिकल 123 में। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। विधि आयोग कौन विधि आयोग जो है सरकार लगाती है। ठीक है, सरकार, सरकार के हाथ में होता है विधि आयोग। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। सर्वोत्तम न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव किस प्रकार होता है? आप मुझे बताइए। सर्वोत्तम न्यायालय के न्यायाधीश का चुनाव किस प्रकार होता है? तो लोकसभा द्वारा चुनाव होता है, लोकसभा की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा चुनाव होता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा होता है, मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा होता है। बताइए, बताइए। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों का चुनाव होता है दोस्त, वह मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा होता है। इसको याद रखिएगा। ये जो है आर्टिकल 124 में दिया हुआ है। आर्टिकल आर्टिकल जो है आर्टिकल 124, अनुच्छेद अनुच्छेद कितना? अनुच्छेद जो है 124 पर। 123 पर क्या दिया है? तो मैंने आपको यहीं पर बताया, ये अध्यादेश क्या दिया हुआ है दोस्त? अध्यादेश दिया हुआ है। तो इसको क्या करना है? आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब जब कतिपय न्यायाधीश दीर्घकालीन अवकाश पर चले जाते हैं। स्थायी नियुक्ति के लिए कोई उपबंध नहीं होता है। न्यायालय के समक्ष लंबित वादों में असाधारण वृद्धि होती है। न्यायालय के किसी सत्र के न्यायाधीश का को रामगढ़ कोरम, ये तो गलत समझ में आ रहा है यार। कोरम या गढ़पूर्ति बोलते हैं इसको, न्यायाधीशों का कोरम। यहाँ पे क्या होगा? एक सेकंड ना, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ आप लोग के लिए, टेंशन नहीं लेंगे।
कोरम और इसको बोलते हैं गढ़पूर्ति। गढ़पूर्ति, ठीक है। न्यायालय के किसी सत्र के न्यायाधीशों का कोरम गढ़ या गढ़पूर्ति, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ये कोरम को ही गढ़पूर्ति बोलते हैं, नहीं होता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आप मुझे बता देंगे क्या होगा दोस्त। तो जब सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब न्यायालय के समक्ष लंबित वादों में असाधारण वृद्धि होती है, ठीक है, तब होता है। कब होता है दोस्त, जब असाधारण वृद्धि होती है तब, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर 3, न्यायालय के समक्ष जब लंबित वादों के असाधारण क्या होती है, वृद्धि होती है, तब क्या होता है, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। इसका मतलब ये होता है सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश, जैसे कि कोई न्यायाधीश जो है क्या करते हैं, काम ज़्यादा बढ़ गया या फिर वर्कलोड ज़्यादा हो जाने की वजह से क्या करते हैं, जो अत्यधिक वो करते हैं क्या, काम हो जाता है, तो जो अत्यधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं तो वो नियुक्ति को क्या बोलते हैं, जब असाधारण वृद्धि होती है, लंबित वादों में जो असाधारण वृद्धि होती है तब न्यायालय में क्या होता है, नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, मैंने बताया था किसके द्वारा की जाती है, बताइए कमेंट में जरूर बताइए, मैंने बताया पहले ही क्वेश्चन में, ठीक है। भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें है, बताइए। बताइए, वही क्वेश्चन फिर आ गया का, किसमें है दोस्त, संसद में है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। भारत में जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों में संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसमें, संसद में। वही क्वेश्चन पिछले पूछा गया था, तो उसमें जो है कब किया जाता है वो पूछा गया था। तो उसमें जो है जो वो वादे होते हैं ना वो पूर्ण नहीं हो पाते, तो उनके लिए जो है क्या करते हैं, न्यायाधीशों की वृद्धि करते हैं, तो वो कौन करते हैं, संसद करते हैं। यहाँ पे आप लोग को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तब उनके काम कौन करेगा, बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए। बताइए, क्या आप लोग को पता है। आप लोग बताया भी करें दोस्तों तब तो ठीक लगेगा ना, आप लोग तो बोलते ही नहीं हो, ऐसे लगता है कि आप लोग से कुछ नहीं आता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप लोग बहुत ज्यादा समझदार हैं इसलिए आप लोग नहीं बोलते हैं, बोला करिए, कमेंट किया करिए, तभी तो समझ में आएगा दोस्तों। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तब उनके काम कौन करेगा, कौन करता है, जल्दी बताइए। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा का अध्यक्ष, बताइए कौन करेगा। तो इसमें कौन करेगा दोस्त, इसमें जो है भारत का मुख्य न्यायाधीश करेगा। कौन करेगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश करेगा, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कौन करेगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश करेगा, ठीक है। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से, ये त्याग पत्र होगा यार, क्या होगा, यहाँ पे जो है त्याग पत्र होगा, लिख लीजिए इसको। त्याग पत्र किसको लिख कर दे सकता है ना, वो दब गया है पता नहीं किस वजह से। बताइए, त्याग पत्र सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने त्याग पत्र किसको लिख कर दे सकता है, तो बताइएगा किसको दे सकता है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, बताइएगा। त्याग पत्र किसको लिख कर दे सकता है।
तो ये जो है किसको देगा दोस्त, राष्ट्रपति को देगा। किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। आपको ध्यान रखना है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने जो त्याग पत्र है किसको लिख कर देगा, राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। ये क्या हो रहा है यार, क्वेश्चंस दब जा रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर, महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर, ये पारित होगा, पारित हो जाने पर पदच्युत का आदेश, पदच्युत होगा, ये पदच्युत नहीं होगा, पदच्युत का आदेश कौन जारी करता है, ये पदच्युत होगा। क्या होगा दोस्तों यहाँ पे, पदच्युत का आदेश कौन जारी करता है बताइएगा, जल्दी से आंसर बताइए इसका, कौन जारी करता है पदच्युत का आदेश। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध यदि महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युत का आदेश कौन जारी करता है, तो वो करता है, कौन करता है दोस्त, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, फटाक से बताइएगा। जनहित याचिका की जो शुरुआत थी वो किसके द्वारा की गई थी, तो न्यायिक पहल के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी दोस्त, न्यायिक पहल के द्वारा की गई थी। इसको आपको ध्यान रखना है। जनहित जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो न्यायिक पहल के द्वारा की गई थी। इसको आपको ध्यान रखना है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पीएलआई, ये पीएलआई है, इसका बोला पूछा गया है। पीएलआई, पीएलआई क्या है, ठीक है, पीएलआई को क्या बोला जाता है बताइएगा, सब लोग आंसर करिएगा। पीएलआई क्या बोला जाता है दोस्त, तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंक्वायरी लिटिगेशन, पब्लिक इन्वेस्टमेंट लिटिगेशन, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लिटिगेशन, क्या बोला जाता है, जल्दी से बताइएगा। तो इसको बोला जाता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। क्या बोला जाता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, लिटिगेशन। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोला जाता है। तो आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। संविधान के निर्माण के समय कितने मौलिक कर्तव्य थे, बताइए। बताइएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसमें जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें जो है संविधान निर्माण के समय कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो इनमें से क्या होगा, जब निर्माण के समय था तो तब कितना था, 10 था, फिर एक बढ़ करके आ गया तो कितना हो गया अभी, अभी जो है कितने हैं, अभी जो है हमारे मौलिक कर्तव्य कितने हैं दोस्त, तो 11 है। इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो निर्माण के समय कितने थे, तो इसमें जो है 10 थे, तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है बताइएगा। पिछले वाले में थोड़ी सी डाउट है, इसको देखिएगा। इसमें जो है क्या होगा दोस्त, इसमें जो है आपको ध्यान रखना है, ये नहीं होगा। अभी कितना है, तो अभी आपको ध्यान रखना है 11 है, इनमें से कोई नहीं। निर्माण के समय कोई भी नहीं था, मिस्टेक हो गया था मेरे से, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से। इसमें से क्या होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। अभी कितने हैं, तो अभी जो है 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। निर्माण के समय कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो इसमें कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे निर्माण के समय। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। इसका आंसर करिएगा। आप लोग को जो है मैं गलत नहीं बताऊंगा दोस्त, बस आप लोग जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, उसको मैनेज करिएगा। आप लोग भी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं यदि कोई गलती हो तो। ठीक है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है, तो आप लोगों ने जो है आंसर कर ही दिया होगा, 51A में। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है बताइए।
बताइए किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को, हाँ, कौन से जो है संविधान संशोधन में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है 42वां संवैधानिक संशोधन जो है 1976 में। 1976 में क्या किया गया है? सरदार स्वर्ण सिंह के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों? सरदार सरदार स्वर्ण सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह के द्वारा क्या किया गया है? मौलिक कर्तव्यों को क्या किया गया है? ऐड किया गया है। तो इसको याद रखना है, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। इसको मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया गया है। जब हमारे वो हो रहा था, संविधान बन रहा था, तब कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। तो इसको आपको क्या करना है? ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है, बताइए। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है। मौलिक अधिकारों के दुरुपयोग के ऊपर रोक, मौलिक अधिकारों को और अधिक सफल बनाना, विनाशक असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना, कार्यपालिक की बढ़ती शक्ति को नियंत्रण रखना। बताइए। तो ये इसमें जो ऑप्शन होगा ना दोस्त, आपका तीसरा होगा, विनाशक असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना मौलिक कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित करने का प्रयोजन इसी वजह से हुआ कि विनाशक जो असंवैधानिक गतिविधियां हैं उनको नियंत्रित करना है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? बताइए। भारत संविधान का पालन करना, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। बताइए। इसमें जो है पूछा गया मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये नहीं वाला ऑप्शन आपको ध्यान रखना है। संविधान का पालन करना ये है, देश की की एकता और अखंडता की रक्षा करना ये भी है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना ये भी है। इसमें जो है धर्मनिरपेक्षता का पालन करना ये नहीं है आपके किसमें? मौलिक कर्तव्य में, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। भारत के संविधान के अनुसार भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है? बताइएगा। राष्ट्रगान, ध्वज आदि का सम्मान, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का सम्मान, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परिरक्षण, उपर्युक्त सभी। बताइएगा। बताइए, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या नहीं है? क्या है, सॉरी, क्या है? तो इसको आपको याद रखना है, ये सभी है। क्या है? ये सभी। राष्ट्रगान और ध्वज का सम्मान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास और राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परिरक्षण करना क्या है? भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य हैं। इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता, निलंबित निलंबित किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। ऊपर निर्दिष्ट कुछ भी सही नहीं है। बताइए क्या होगा? फटाफट से आप लोग जो है आंसर लगाते जाया करें, तभी हमको समझ में आएगा, ठीक है, कि आप लोग भी पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छे से कमेंट भी करें, यदि कोई डाउट आए, कोई शंका आए कि मैंने कुछ गलत बता दिया है, तो उसको तुरंत आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल है उसमें आप स्क्रीनशॉट करके बता सकते हैं सर इसमें डाउट है, उसको हम सुधरवा देंगे आपको, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखा करें। तो चलिए, वैसे मैं आपको पूरा प्रयास यही रहता है मेरा कि एक भी आपको गलत नहीं बताया जाए। आप लोग जो है इस बार एग्जाम क्रैक करिएगा, 100% सत्य रहता है। यदि कोई डाउट आता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम का जो लिंक दिया गया है उसमें आप मुझसे बात कर सकते हैं, यदि कोई डाउट आता है तो। वैसे कोई डाउट नहीं आएगा, ऐसा मैं आप लोग को क्लास में पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए, आप लोग जो है बस इसका आंसर करिए, मेरे को समझ में आए कि आप लोग से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और एक चीज आप लोग ध्यान रखा करें, यदि आप चैनल पे नए जुड़े हैं तो आप जो है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा, ठीक है। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को क्या किया जा सकता है? निलंबित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है दोस्त? निलंबित किया जा सकता है। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? बताइए, किसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है?
जैसे कुछ मौलिक अधिकार हैं जिनके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिएगा, फिर आप मुझे इसका आंसर भी करते जाइएगा। मौलिक अधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकार जो है किसमें दिया है दोस्त, तो आपको याद रखना है समानता का जो अधिकार है वो आपके किसमें दिया है, 14 में दिया है। जो मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार है, समानता का अधिकार वो किसमें दिया है, अनुच्छेद 14 में दिया है, ठीक है। और जो अगला आपका दिया है 17 में क्या दिया हुआ है, जिसमें अप्रस्यता का अंत है, क्या है, अप्रस्यता, अप्रस्यता का अंत है, इसको आप ध्यान रखिएगा 17 में। फिर आपका आ जाता है 19 में क्या दिया है, स्वतंत्रता, क्या दिया है, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का दिया है, ठीक है। स्वतंत्रता का जो है 6 प्रकार हैं, ये सारी चीजें जो दिया है 19 से दिया हुआ है। 24 से क्या दिया है दोस्त, तो 24 से जो है बाल श्रम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बाल श्रम दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। फिर आपको क्या याद रखना है, अगला, अगला आपको ध्यान रखना है 32 में क्या दिया हुआ है, तो संवैधानिक उपचार दिया हुआ है। अनुच्छेद 32 में क्या दिया हुआ है, संवैधानिक उपचार, इसको आपको ध्यान रखना है। क्या दिया है दोस्त, संवैधानिक उपचार दिया है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला जो है एक और कौन सा बता दूं आपको, अच्छा हाँ, 25 में क्या दिया हुआ है, तो 25 में आपको क्या रखना है याद, 25 में याद रखना है धार्मिक स्वतंत्रता, क्या रखना है, धार्मिक, धार्मिक स्वतंत्रता। यदि आप लोगों ने जो है कंफ्यूज बस हो रहे थे, आपसे आ रहे थे ये क्वेश्चन, तो आंसर आपका भी आ गया होगा इतना मेरे बताने के बाद। तो यहाँ क्या बोला गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण किसका होता था, बच्चों का होता था। तो जो शोषण से संबंधित है ना, बच्चों का होता था, महिलाओं का होता था। तो ये सारी चीजें किसमें दिया है, अनुच्छेद 23 से 24 तक दिया हुआ है। इसको आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। समझ में आया दोस्त। बाल श्रम और बालात श्रम जिसको बोलते हैं, और शोषण का जो वो है विरुद्ध अधिकार है, वो किसमें दिया है, 23 से 24 तक दिया है। इसको आपको ध्यान रखना है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है, बताइए। मैंने अब भी आपको बताया, तो ये 25 से है, कहाँ से है दोस्त, 25 से 30 तक है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम, एक ही नाम होगा यार, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है, बताइए। किस व किन नाम से, ठीक है, यहाँ पे किस नाम से और किन किन नाम से किया गया, ये पूछा गया है, बताइएगा संविधान में किस नाम से किया गया है। भारत तथा इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया, भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया, बताइए। तो आप सभी लोग को पता होगा भारत अर्थात इंडिया, ये दो नाम जो है क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखें। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है, बताइए। यह लागू किया जा सकता है, यह लागू नहीं किया जा सकता है, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं, बताइएगा। तो इसको आप ध्यान रखना है, यह लागू, सॉरी, यह लागू नहीं किया जा सकता है, यह लागू नहीं किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है, धर्मनिरपेक्ष राज्य, भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है, कौन करता है। तो ये जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है कौन, संविधान की प्रस्तावना, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना जो है भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य
वर्णित करता है। ठीक है, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी, बताइएगा। क्या होगा मेरे लाल इसका? ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश क्राउन की स्थानांतरित की थी, बताइए। 1833 भारत सरकार अधिनियम, 1835 का भारत सरकार अधिनियम, 1947 का भारत सरकार अधिनियम, 1858 का भारत सरकार अधिनियम, बताइए। तो ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कब की गई थी दोस्त? तो ये जो है 1858 भारत सरकार अधिनियम के द्वारा की गई थी। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? सबको पता होगा, ड्राफ्टिंग कमेटी इसको बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इसी को? जो है हम बोलते हैं पांडुलेखन समिति। क्या बोलते हैं? पांडुलेखन, पांडुलेखन समिति। क्या बोलते हैं? पांडुलेखन समिति भी इसी को बोलते हैं। किसको? इसी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पांडुलेखन समिति बोलते हैं। इसी को हम क्या बोल देते हैं? ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग कमेटी भी इसको बोलते हैं। और इसको क्या बोल देते हैं? तो इसको जो है प्रारूप समिति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रारूप समिति इसी को बोलते हैं। ये तीन चीज ध्यान रखिएगा, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। ड्राफ्टिंग कमेटी यहाँ आया है तो इसके जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। इसको आपको याद रखना है। इनकी एक बुक मैं आपको बता दूं, उसको आपको याद रखना है। थॉट ऑफ पाकिस्तान। क्या है दोस्त? थॉट ऑफ पाकिस्तान इनकी एक बुक है, जो प्रसिद्ध बुक है, जिसको आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। ये वाला बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे, बताइए। तो जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो कानून मंत्री वही होंगे भैया जो कानून जानते हैं। पट्टाभी सीतरमैया ये नहीं है, मौलाना आजाद ये नहीं थे, लियाकत अली ये नहीं थे। तो कौन होंगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रथम कानून मंत्री जो है भीमराव अंबेडकर जी थे, इसको आपको ध्यान रखना है। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, कौन थे भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री? प्रणब मुखर्जी? मुझे तो नहीं लगता। अब्दुल कलाम? देखते हैं। त्रिगुड़ा सेन? ये भी नहीं है। इंदिरा गांधी? ये भी नहीं है। फाइनली आपके अब्दुल कलाम जी जो थे, कौन थे? अबुल कलाम आजाद जी जो थे, वो आपके भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। क्या सही पकड़े हैं? चलिए, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, बताइएगा। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये कौन थे? बी एन राव थे। कौन थे दोस्त? बी एन राव थे। कौन थे? बी एन राव जी थे। क्या थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी एन राव जी थे। आपको ध्यान रखना है। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि अभी आगे आपका आ रहा है, ये पुलिस तो चल ही रहा है, पुलिस कांस्टेबल, ठीक है। पुलिस कांस्टेबल जो है आपका एग्जाम चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है मेरे दोस्त, कि आगे जो है आपका आने वाला है एसआई, एसआई सब इंस्पेक्टर। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें आपको 2 स्टार मिलते हैं, ठीक है। इसी के साथ होगा एएसआई, एएसआई जिसमें सिंगल स्टार का ये पद होता है। तो ये दोनों के लिए आपको तैयारी करना है। इनमें पॉलिटी आपके पूछे जाते हैं। तो जिन लोग का पुलिस कांस्टेबल निकल गया है, जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं, वो भी तैयारी करें, क्योंकि इनमें जो है आप कांस्टेबल नहीं रहेंगे, इनमें जो है आपके कंधे पे स्टार रहेंगे। ये स्टार पाने के लिए लोग जान दे देते हैं। तो आपके लिए डायरेक्ट पोस्ट आ रहा है, जिसमें आपको डायरेक्ट सितारे लग जाएंगे कंधे पर। तो सितारे चमकाना है, तो सितारे जैसे चमकना पड़ेगा आप लोग को। तो आप लोग जो है कंटिन्यू क्लास देखें, सबसे ज़्यादा क्लास को शेयर कर दें, और क्लास में कंटिन्यू हमारे साथ रहा करें, तभी जो है आप लोग को सफलता मिलेगी दोस्त। सफलता आपको हासिल करना है, ये चीज़ को आपको विशेष
ध्यान देना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दे लेते हैं आपका। संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था, बताइए। संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था इसमें, संविधान सभा का सदस्य बताइए। आप सभी लोग का नजर एक ही जगह जा रहा होगा जहां पे मेरा जा रहा है। क्या क्या जीवी मावलंकर जी नहीं थे? क्या सरदार पटेल जी नहीं थे? क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी नहीं थे? क्या गांधी जी नहीं थे? बताइए क्या नहीं थे। सब लोग आंसर किया करें कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कमेंट बॉक्स में किया करें सब लोग आंसर, आप लोग के लिए इसीलिए तो बना हुआ है। तो इसका जो है महात्मा गांधी जी। कौन? महात्मा गांधी जी क्या नहीं थे? संविधान सभा के क्या नहीं थे? सदस्य नहीं थे दोस्त, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? बताइए भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? बताइए सब लोग बताइए। तो जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। किसने की थी दोस्त? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने क्या किया था? डॉक्टर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने क्या किया था? पहली बैठक की अध्यक्षता की थी संविधान सभा की, ठीक है। तो इसको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। अब ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। भारत का संविधान दिवस भारत का संविधान दिवस, ये डॉट होगा यहाँ पे, को मनाया जाता है कि किस किस डेट को मनाया जाता है, ये पूछा गया है यहाँ पे। बताइए। तो ये जो है 26 नवंबर, ध्यान रखिएगा 26 नवंबर जो है, 26 नवंबर जो है कब? 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को जो है क्या हुआ था दोस्त? हमारे संविधान बनकर तैयार हो गया था। इसी दिन जो है क्या किया जाता है? 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किया, कौन किया? प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किसने किया दोस्त? बताइए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बीपी मेनन और जवाहरलाल नेहरू। किसने किया दोस्त? तो आपको याद रखना है प्रांतीय जो है, तो इसका किए हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। कौन किए हैं? तो प्रांतीय संविधान जो समिति का नेतृत्व है इसका, संविधान का जो है, इसको जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी किए हैं। कौन किए हैं? वे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपको जो है कुछ एक आध पॉइंट बता देता हूँ जिनको आप याद रखिएगा। जैसे कि संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति के जो है संघ शक्ति समिति, ये जो है किसके नेतृत्व में हुआ दोस्त? आपको ध्यान रखना है नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनको हम नेहरू बोलते हैं, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। तो आपको याद रखना है प्रारूप समिति, मैंने बता ही चुका है। प्रारूप समिति के कौन थे? प्रारूप समिति के थे हमारे जो है भीमराव अंबेडकर, B R अम्बेडकर, ठीक है। अंबेडकर, ठीक है। भीमराव अंबेडकर जी थे। इनको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अब आपको एक चीज और बता दूं, अल्पसंख्यक समिति, अल्पसंख्यक समिति को आप ध्यान रखिएगा। कौन सा दोस्त? अल्पसंख्यक समिति, अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक समिति, अल्पसंख्यक समिति भी आप ध्यान रख लीजिए, ये भी पूछा जा सकता है। अल्पसंख्यक के कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे दोस्त? सरदार वल्लभ वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी क्या थे? ये अल्पसंख्यक समिति के क्या थे? अध्यक्ष रहे हैं। इनको याद रखना है, ठीक है। संविधान सभा की प्रथम जो अध्यक्षता किसने की थी? तो राजेंद्र प्रसाद जी ने संविधान सभा का किया था। इसको आपको क्या रखना है, याद रखना है। तो प्रांतीय संविधान का जो समिति है, इसका जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। अगला बताइएगा, निम्नलिखित देशों में से किसी से लोकपाल का विचार लिया गया? किससे लोकपाल का विचार लिया गया है? मतलब किस देश से ये पूछा गया है? USA, स्वीडन, चीन, आइलैंड, किससे लिया गया है दोस्त? बताइएगा।
तो लोकपाल, जो लोकपाल विचार है ना दोस्त, लोकपाल का विचार किससे लिया गया है? तो ये जो है दोस्त किससे लिया गया है, बताइएगा किससे लिया गया है? ये जो है स्वीडन से लिया गया है। किससे लिया गया है लोकपाल का विचार? स्वीडन से लिया गया है। इसको आपको, चलिए यहाँ पे एक चीज और बता देता हूँ, कनाडा से। कनाडा यहाँ पे है क्या? यहाँ लिख दे रहा हूँ कनाडा। कनाडा, कनाडा से क्या लिया गया है? तो आपको ध्यान रखना है केंद्र और राज्य का संबंध। केंद्र और राज्य, राज्य का संबंध जो है किससे लिया गया है? संबंध, संबंध इस ये जो है केंद्र और राज्य का संबंध कनाडा से लिया गया है। ब्रिटिश से क्या लिया गया है? तो ब्रिटिश से संसद लिया गया है। क्या लिया गया है? ब्रिटिश से संसद लिया गया है। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की सूची संविधान से ली गई। मौलिक अधिकारों की सूची किससे लिया गया है? मौलिक अधिकारों की सूची जो है अमेरिका, किससे लिया गया है दोस्त? अमेरिका से जो क्या लिया गया है? मौलिक अधिकारों की सूची। मौलिक अधिकार, जो मौलिक अधिकार है ना, इनकी सूची, मौलिक अधिकारों की सूची मौलिक अधिकारों की सूची किससे लिया गया है? सॉरी, अमेरिका से लिया गया है। किससे लिया गया है दोस्त? अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। अमेरिका के संविधानों से लिया गया है मौलिक अधिकारों की सूची, ठीक है। समझ में आया? चलिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को अलौकिक, सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा है? अलौकिक भाग कौन सा होगा सर्वाधिक? तो ये जो है भाग तीन। भाग तीन में क्यों कहा है दोस्त इनको सर्वाधिक अवलोकित भाग क्यों कहा है? क्योंकि भाग तीन में जो है क्या दिया है? मौलिक अधिकार दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, तो इसलिए जो है मौलिक अधिकार, इसके वजह से जो है भीमराव अंबेडकर जी ने भाग तीन को क्या कहा है? अलौकिक कहा है। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलें आगे बढ़ें। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? मौलिक अधिकार, कर्तव्य नहीं पूछा गया है, अधिकार पूछा गया है, ठीक है। प्रारंभ में कितने थे? सभी को पता होगा, छह। छह थे, पांच थे, बताइए। तो प्रारंभ में आप सभी को पता होगा सात रहे हैं। अभी कितने हैं? प्रारंभ में सात रहे हैं, अभी जो है छह हैं, ठीक है। तो ये सातवां कौन सा था सर? जो सातवां था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, इसको क्या किया गया? यहाँ से हटा दिया गया, ठीक है। संपत्ति का अधिकार जो है यहाँ से हटा दिया गया, ठीक है। कानूनन अधिकार इसको बना दिया गया है। संपत्ति को, अधिकार को क्या बना दिया गया है? कानूनी अधिकार बना दिया गया है। कानूनी अधिकार, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। क्या बना दिया गया है? कानूनी अधिकार बना दिया गया है। जैसे कि अभी यदि संपत्ति का अधिकार जो है आपका मौलिक अधिकार होता, तो आपके घर से यदि कहीं से रोड निकलता, आप उसमें क्या करते? यदि आपका मौलिक अधिकार होता, तो मान लीजिए यहाँ पे घर है आपका, यहाँ से कोई रोड निकल रहा है, मौलिक अधिकार होता तो रोड ऐसे करके ऐसे निकलती, ठीक है। अब जो है क्या है? अब जो है ये क्या है? अब ये कानूनी अधिकार है। तो आपको बोल देंगे कि भाई कितना पैसा लगेगा, घर का बता दो, आपको कितना पैसा मिल जाएगा, रोड तो यहीं से निकलेगी। आपको पैसा देके यहाँ से हटा देंगे। ऐसा नहीं है कि छीन लिया जाएगा, लेकिन क्या है कि आपको उसका रकम दे के, जितना उसका पैसा होगा वो दे करके आपसे ले लिया जाएगा। तो ये कानूनी अधिकार हो गया है संपत्ति, इसको आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? प्रवर्तनीय है क्या? नीति निदेशक तत्व प्रवर्तनीय है? क्या आपके प्रस्तावना प्रवर्तनीय है? क्या आपके मूल कर्तव्य प्रवर्तनीय है? क्या आपके मूल अधिकार प्रवर्तनीय है? बताइएगा कौन से प्रवर्तनीय है? प्रवर्तनीय है पूछा गया है, फटाफट से बताइएगा। तो प्रवर्तनीय क्या है? जिसको हम बदल सकते हैं। प्रवर्तनीय का मतलब क्या है? जिसको बदला जा सकता है, ठीक है।
तो वो है आपका मूल अधिकार। मूल अधिकार क्या है? प्रवर्तनीय है। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, मौलिक अधिकारों में जो है क्या किया जा सकता है? संशोधन किया जा सकता है। बताइए। राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, संसद द्वारा, उपर्युक्त में से कोई नहीं आया। कोई नहीं आया ऐसा तो नहीं होगा, ये थोड़ा गड़बड़ हमें दृश्य यहाँ दिखाई दे रहा है। ये इतना होगा। ठीक है, बताइए। तो इसमें जो है किसके द्वारा दोस्तों? संसद के द्वारा वो किया जा सकता है। उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। मौलिक अधिकार में कौन कर सकता है संशोधन? संसद कर सकता है। इसको आपको ध्यान रखना है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन करता है? बताइए। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन करता है दोस्त? संसद करता है, राष्ट्रपति करता है, न्यायपालिका करता है, मंत्रिमंडल करता है, कार्यपालिका करता है। कौन करता है बताइए। तो संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन करता है? न्यायपालिका। कौन करता है दोस्त? न्यायपालिका को ध्यान रखिएगा, ये न्यायपालिका का काम है जो संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक करता है। कौन करता है? न्यायपालिका। न्यायपालिका कौन कौन सा है? एक हाई कोर्ट है और एक आपका सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, ये दोनों न्यायपालिका क्या करते हैं? संरक्षक करते हैं। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बताइए। समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, कि उपर्युक्त सभी को सुनिश्चित करना। तो मौलिक अधिकारों का प्रमुख प्रमुख उद्देश्य है, इसमें से क्या होगा? सभी होगा। क्या होगा? सभी होगा, क्योंकि समाज के समाजवादी ढांचे के जो है बढ़ावा देना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, सभी जो है मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, इसका बताइएगा आंसर। पढ़िए ध्यान से। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। कैसे किया जाता है भारत में राष्ट्रपति का चुनाव? बताइए। तो इसका जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा, अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा। आप सभी को पता होगा एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। इसको बोलते हैं एकल मत संक्रमणीय, मतलब एकल संक्रमणीय मत प्रणाली ऐसे कुछ बोला जाता है। इसको हस्तांतरणीय मत प्रणाली भी बोला जाता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए। भारत के संविधान में भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक एमएलए, ये क्या है? एमएलए के, के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। एक सेकंड दोस्त। हाँ, तो एमएलए के वोट का मुख्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। बताइए। तो इसमें जो है आपका पहला वाला सही है, दूसरा वाला क्या है? गलत है। तो इसमें केवल एक सही है। क्या होगा? केवल एक सही। कैसे? मैं आपको समझा रहा हूँ। प्रत्येक राज्य के जो एमएलए हैं उनका वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग, क्योंकि वहाँ की जनसंख्या के आधारित क्या होते हैं? एमएलए होते हैं। ठीक है, उनकी जहाँ की जनसंख्या ज्यादा होगा, एमएलए की जो है क्या होगा बनने का जो है वहाँ उनके जनसंख्या के हिसाब से होगा। इसलिए जो मूल्य होता है वो अलग अलग होता है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इसको ध्यान से पढ़िएगा और सॉल्व करिएगा। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। यह निर्वाचक मंडल निम्नलिखित में से किन
किनके निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बना होता है बताइए। संसद के दोनों सदन, राज्यों की विधानसभा, राज्यों की विधान परिषद, दिल्ली व पुदुचेरी की विधानसभा, बताइए। तो इसमें जो है आपको पता होगा, ये विधान परिषद को जो है नहीं लिया गया है। बाकी ये तीन सही है। क्यों? क्योंकि जो है विधान परिषद अलग अलग जो है राज्यों में है, सभी राज्यों में ये नहीं है, इसलिए जो है विधान परिषदों को गणना नहीं की जाती है। बाकी जो है संसद के दोनों सदन आते हैं, राज्यों की विधानसभा आते हैं, दिल्ली और पुदुचेरी ये भी आते हैं। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा, हाँ, जो निर्वाचित करते हैं राष्ट्रपति को, यहाँ पे ये बोला गया है राष्ट्रपति को जब निर्वाचित करते हैं तो संसद के दोनों सदन होते हैं, राज्यों की विधानसभा होती है, दिल्ली और पुदुचेरी की भी विधानसभा होती है, लेकिन राज्यों की विधान परिषद नहीं होती है। यहाँ पे जो है महाभियोग के समय बल्कि हो सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो है नहीं होता है। ठीक है। निर्वाचित होते समय। तो इसको आपको याद रखना है। तो एक, दो और तीन, ऑप्शन नंबर एक, दो, तीन, तीन नहीं है ना, एक, दो और चार, हाँ, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के महाभियोग निर्धारित करता है बताइए। तो ये अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 क्या करता है? महाभियोग क्या निर्धारित करता है, इसको ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद का अभिन्न अंग होता है। क्या होता है संसद का अभिन्न अंग दोस्त? राज्यसभा। 79 के अनुसार ना संसद का अभिन्न अंग राज्यसभा है, राष्ट्रपति है, लोकसभा है। बिल्कुल, ये तीनों हैं, ये तीनों हैं। इसके ऑप्शन ये सभी होगा। ठीक है। सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है? संसदीय मैंने बताया था कहाँ से लिया गया है दोस्त, ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। तो इसको आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। ठीक है। एक चीज मैं आपको, चलिए आगे देखते हैं। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता बताइए। कोई भी सरकारी खर्च भारत में किसकी स्वीकृति के बिना, किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता है बताइए। तो इसमें राष्ट्रपति होगा, प्रधानमंत्री होगा, उच्चतम न्यायालय होगा, संसद होगा। बताइएगा कौन होगा मेरे दोस्त? तो इसमें जो है भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई खर्च नहीं किया जा सकता है, तो ये होगा सांसद। क्या होगा? सांसद। सांसद के बिना जो है, सांसद तभी तो हर हर साल क्या किया जाता है, एक बजट लाया जाता है, बजट सत्र लाया जाता है, जिसमें क्या होता है कि वहाँ पे सारी चीजें पेश की जाती है। तो ये संसद के स्वीकृति के बिना खर्च नहीं किया जा सकता है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है। संसद के दोनों सदनों में किसी एक सदन में न्यूनतम कितने सदस्य होने अनिवार्य हैं, जिससे सदन की कार्यवाही चलती रहे? तो इसमें कुल सदस्यों का 10वां भाग कितना होना चाहिए दोस्त? तो इसमें आपको याद रखना है, इसी को हम क्या बोलते हैं? कोरम गढ़पूर्ति बोलते हैं। कोरम गढ़पूर्ति, कोरम या गढ़पूर्ति बोलते हैं। तो कोरम गढ़पूर्ति के लिए जो है आपको 1/10 सदस्य होना चाहिए। ठीक है। तभी कार्यवाही सदन का चल पाएगा। तो आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संसद को राज्य सूची के विषय के संदर्भ में विधि बनाने की शक्ति मिलती है बताइए। किस अनुच्छेद के तहत संसद को राज्य सूची के विषय के संदर्भ में विधि बनाने की शक्ति मिलती है? तो ये मिलती है दोस्त 249 में। किस में मिलती है? 249 आपको याद रखना है विधि बनाने की। संसद को जो है राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की क्या मिलती है? शक्ति मिलती है। इसको आपको याद रखना है। ठीक है। 249 आर्टिकल। लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र, लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र जो है वो भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है।
जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जाना है वहां के किसी निवासी द्वारा दाखिल किया जा सकता है। भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दाखिल किया जा सकता है। भारत के किसी भी नागरिक द्वारा दाखिल किया जा सकता है। बताइए। तो इसमें आपको क्या रखना है दोस्तों ध्यान। इसमें आपको ध्यान रखना है भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दाखिल किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका एकदम करेक्ट होगा। ठीक है। चलिए। राज्यसभा कैसे भंग होती है। आ गया क्वेश्चन। सभापति का कार्यकाल पूरा होने पर लोकसभा के साथ स्वतः भंग हो जाती है। ये बताइए। या फिर राष्ट्रपति 5 वर्ष बाद भंग करता है। तो इनमें से कोई नहीं है। ठीक है। चलिए। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बताइए कौन थे। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों। फटाफट से बताइए कौन थे। जीवी मावलंकर जी। कौन थे दोस्त। जीवी मावलंकर जी क्या थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। इनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है। स्पीकर की अनुमति में सदन की कार्यवाही का संचालन करना, सदस्यों को शपथ दिलाना, स्थानांतरण, क्या स्थानापन्न, क्या इसका यार रूप से स्पीकर का कार्य करना, जब स्पीकर के चुनाव की संभावना ना हो। ठीक है। केवल सदस्यों के चयन प्रमाण पत्रों को चेक करना कि वह सही है। बताइएगा। ये स्थानापन्न होगा। क्या होगा। स्थानापन्न। यहाँ पे इसको सुधार करिएगा। स्थानापन्न। ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्त बताइए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा सदस्यों को शपथ दिलाना। क्या होता है। सदस्यों को शपथ दिलाना प्रोटेम स्पीकर का क्या होता है। कर्तव्य होता है। प्रोटेम स्पीकर का जो है संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। संविधान में क्या है। संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है। लोकसभा का अध्यक्ष जो है त्याग पत्र किसे देगा। भारत के महान्यायवादी को, उपाध्यक्ष को, भारत के राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को। किसको देगा दोस्तों। तो ये जो है उपाध्यक्ष को देता है। किसको देता है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देता है। इसको आपको ध्यान रखना है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। जल्दी से बताइए। सबको पता होगा। कौन होता है जो लंबे समय तक रहते हैं। वो समय तक सेवारत सेना अध्यक्ष। क्या सही है। रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। बिल्कुल सर। राष्ट्रपति होता है। सर्वोच्च जो कमांडर कौन होता है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। इसको आपको अच्छे से ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है कई बार क्वेश्चंस। चलिए। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति का संबंध किस राज्य से है। वर्तमान उपराष्ट्रपति का संबंध किस राज्य से है। फटाफट से मुझे बता देंगे। जो उपराष्ट्रपति है ना भारत के अभी वर्तमान में, उनका संबंध जो है राजस्थान से है। कहाँ से है दोस्त। राजस्थान से है। भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। बताइए जल्दी से। भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष से अधिक आयु का हो, उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं, वह सदस्य के किसी सदन का सदस्य हो। बताइएगा। बताइएगा।
चलिए इसका जो है आप लोग आंसर, इसका आंसर जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्या बताएंगे? कमेंट बॉक्स में सभी लोग, जितने लोग देख रहे हैं इसको, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे। इसका सभी लोग बताइएगा। ये आपके लिए होमवर्क है। क्लास खत्म हो गया है, इसका आप मुझे बताइएगा। तो बताइए आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा मेरे दोस्त? सब लोग बताइए कैसा लगा आप लोग का क्लास। मुझे उम्मीद है आप लोग को जो है क्लास बहुत अच्छा पसंद आया होगा, मज़ा आया होगा क्लास में, और सारी चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि आप लोग को जो है एक भी डाउट कहीं पे अब नहीं रह गया होगा। ठीक है, क्लास को पढ़ने के बाद पॉलिटी यहाँ से पढ़ लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे। सब लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। जाने से पहले सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि जो है आपको अगली क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज के क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। फिर आप लोग के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। इसी तरह आप लोग साथ में हमारे साथ लास्ट तक बना रहा करें। ठीक है, तो आप लोग की तैयारी और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। जिन लोग का अभी एग्जाम है वो लोग जरूर ही पढ़िएगा दोस्त, छूटिएगा नहीं। सब लोग शेयर कर देंगे, जो अभी जिनका एग्जाम है नहीं है वो भी पढ़िएगा, आगे आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को हम विराम देते हैं। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।